कवर किया था ब्रांड नोटिफिकेशन। ओके, अब आज अपन कवर कर रहे हैं कस्टम डेटा, लैंग्वेज और पॉलिसीज। तो शॉपिफाई में ये फीचर्स क्या होते हैं। ओके, अब कस्टम डेटा में आए अपन। कस्टम डेटा में देखो सबसे पहले लिखा हुआ मेटा फील्ड्स। मेटा फील्ड जो होता है ज्यादातर सर्च के लिए काम आता है। जिस भी तरीके का अपन ना गूगल में सर्च देना चाहते हैं कीवर्ड्स के साथ, ठीक है, वो सारी डिटेल्स है ना अपने को यहाँ डालनी होती है। ठीक है, ऐड ए कस्टम पीस ऑफ डेटा टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर स्टोर। ओके, तो अभी से आ रहा है जैसे ना प्रोडक्ट्स पे है तो एक ही बता रहा है डिफाइंड डेफिनेशन। ठीक है, फिर वेरिएंट्स, फिर कलेक्शन, कस्टमर, जो भी अपन ने वहाँ पे बाहर देखे थे ना मेन्यू। ठीक है, बाहर देखिए, यहाँ पे देखिए अपन ने जो भी फीचर्स, इन्हीं का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अपन एसईओ जब करते हैं ना, ठीक है, एसईओ को फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो एक मतलब बेक बोन है वेबसाइट की। अगर आपने वेबसाइट बना ली मतलब पूरी बॉडी तो खड़ी कर दी, लेकिन अगर उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो वो है ना पूरी बॉडी काम ही नहीं करेगी, चल ही नहीं पाएगी। ओके, तो एसईओ जो है ना वो बैकबोन है तो किसी भी वेबसाइट की। ठीक है, तो वो एसईओ में जो पार्ट आता है वो एक आता है, एक तो इंटरनल एसईओ का, वेबसाइट में जो आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो जो देखेगा वो एसईओ। और दूसरा आ रहा है गूगल पे जो सर्च करने पे डिस्प्ले होगा वो एसईओ, तो उसे बोलता है मेटा एसईओ, है ना। तो ये मेटा फील्ड के लिए जो भी सेक्शंस है उनके जो भी अपने को है ना मेटा फील्ड कंप्लीट करने होते हैं, वो सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे तब अपन इसमें एक एक को उस सेक्शन में जाके अपन सीखेंगे कि इस पे ना एसईओ कैसे किया जाता है इन सभी का। ठीक है, तो इन सभी का एसईओ करना होता है। प्रोडक्ट हो गया, कलर वेरिएंट होते तो उनका हो गया, कलेक्शन हो गया। ठीक है, अपन ने देखा था प्रोडक्ट अपलोड करते तो किसी कलेक्शन में ऐड करते हैं और उस कलेक्शन को किसी पेज से ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एक नेविगेशन बनेगा, पहले नेविगेशन का मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जो पेज होगा, ठीक है, उस पे ऊपर होम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जो भी ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है उसको बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, सॉरी नेविगेशन। ओके, जैसे ये जो ऊपर आ रहे हैं मेन्यू के जो टॉप बार आ रही है, इसको बोलते हैं नेविगेशन। ओके, शॉपिफाई में। ठीक है, तो नेविगेशन को कनेक्ट किया जाता है पेज से। पेज बनाते कोई भी एक, जैसे पहले तो ये तो अपने नाम से एक नेविगेशन बना दिया, अब यहाँ पे क्लिक करने पे वो किस पेज पे जाना चाहिए, क्लिक करने पे क्लिकेबल हो गया है, किस पेज पे जाएगा तो उसको पेज बोलते हैं। फिर उस पेज के ऊपर क्या कलेक्शन आना चाहिए, कलेक्शन मतलब कि कोई टी शर्ट डाल रहे हो, कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, कोई भी कैटेगरी डाल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कैटेगरी समझ लो कलेक्शन को, तो वो कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा उस पेज में। वो कलेक्शन ऐड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे। ओके, तो जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो कहीं से भी तो वो उल्टा सिस्टम चलता है। प्रोडक्ट ऐड करोगे तो उसको कलेक्शन से लिंक करना पड़ेगा, कलेक्शन से लिंक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक पेज से लिंक हो जाएगा, और पेज से लिंक हुआ वो नेविगेशन से लिंक हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका नेविगेशन, जो नाम आ रहा है ऊपर। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे जो भी पेज खुलेगा वो हो जाएगा आपका पेज। ठीक है, वेबसाइट पेज। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी है ना, तो उसके ऊपर जो भी कंटेन आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएंगे, जो भी कंटेन आ रहा है वो आएगा कलेक्शन से। करेक्ट, ई कॉमर्स में कलेक्शन होता है। अगर आपकी कोई है ना कंटेन की वेबसाइट है तो उसमें सिर्फ पेजेस तक रहता है, उसमें कलेक्शन नहीं आता है और प्रोडक्ट नहीं आता है। ओके, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके अंदर प्रोडक्ट्स और कलेक्शन रहता है। ओके, फिर ब्लॉग्स हो जाते हैं, ये सभी वेबसाइट में तकरीबन होते हैं, ब्लॉग पोस्ट करते हैं वो हो जाता है। फिर मार्केट्स, कल अपन ने सीखा था मार्केट्स के बारे में। ठीक है, जितने भी मार्केट्स होते हैं, किस किस मार्केट में आप करना चाह रहे हो, ठीक है, सेल, तो उसके बारे में, तो उन सब का मेटा जो होता है वो मेटा फील्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब ये डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन है वो सब 0 0 आ रही है, सिर्फ प्रोडक्ट्स में एक आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। ओके, तो हाँ इसलिए। ठीक है, जब अपन लाइव अकाउंट करेंगे उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें फील्ड अपने आप फील होती जाएगी। ओके, फिर नीचे आ रहा है मेटा ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो आई बटन दिया हुआ है यहाँ पे, लर्न मोर पे जाके अपन पढ़ सकते हैं। इसमें क्या आता है, क्रिएट ए मल्टी फील्ड ऑब्जेक्ट फॉर कस्टम कंटेन और डेटा स्ट्रक्चर। जो भी आप कंटेन डाल रहे हो वेबसाइट के ऊपर, टेक्स्ट कंटेन हो गए, उसमें हमेशा जो भी एसईओ किया जाता है ना, मेटा किया जाता है किसी वेबसाइट का, तो उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, जो भी जो सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। टारगेटेड कीवर्ड किसको बोलते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट फैशन से रिलेटेड है, या गैजेट से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। ठीक है, जिससे भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। अब ये हाँ, ये एक टिप है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। कीवर्ड जब भी सर्च करने हैं तो कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड कीवर्ड है,
उससे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर टू द वेब टूल है उससे आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स है, उनसे आप टॉप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो आपको जब भी मेटा या एसईओ करना है, तो आपको इन टूल्स का यूज करके आपकी जो भी एक स्पेसिफिक ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी है ना बेस्ट टूल या कीवर्ड्स होते हैं उन्हें यूज करना होता है आपको मेटा ऑब्जेक्ट मेटा फील्ड कंप्लीट करने के लिए। ओके। ठीक है। अब इसमें नीचे लिखा आ रहा है क्रिएट यूर फर्स्ट मेटा ऑब्जेक्ट। Meta objects are a powerful way to add custom multi-field object to your store. Use them to display unique information like cart upsell, size guide और product highlights. जैसे हम लोग प्रोडक्ट ऐड करते हैं कोई भी, तो उसमें एक टाइटल होता है, वो यूनिक टाइटल होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए और कस्टमर को पता लगना चाहिए टाइटल पढ़ते ही ये प्रोडक्ट क्या है, तभी उस पर वो क्लिक करेगा। ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपको, इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है देखो, मेटा ऑब्जेक्ट आर ए पावरफुल वे टू ऐड, है ना, पावरफुल वे है ये। ठीक है। आपकी वेबसाइट पे सबसे मेन पावरफुल की होती है ये वेबसाइट की, मेटा और एसईओ। ओके। तो ऐड ए कस्टम मल्टी फील्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो भी कंटेंट या ऑब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो, जैसे आप फोटो एलटी एसईओ करते हो, ठीक है, कीवर्ड्स डालते हो, ठीक है, मेटा एसईओ करते हो, मेटा टाइटल डालते हो, अपन जब प्रोडक्ट सीखेंगे प्रोडक्ट एसईओ, जब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितनी है ना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर रैंक करवाने के लिए। ओके। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ना कार्ट है, उसके ऊपर अपसेल आता है, जैसे कि कोई भी आप एड टू कार्ट कर देते हो कोई प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद नीचे सजेशन में प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं उसी से रिलेटेड। आपने बहुत बार देखा होगा, अमेजोन पे करते हो या किसी भी करते हो, आप एड टू कार्ट कर लेते हो, उसके बाद अगर बैक भी जाते हो या फिर अगर आप उस कार्ट पे जाते हो, तो सजेस्टेड प्रोडक्ट बताने लग जाता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स नीचे है, या आप ऑर्डर कर देते हो, उसके बाद भी आपको दिखाता है सजेस्टेड प्रोडक्ट आ जाते हैं उसी से रिलेटेड। तो आप उस, तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है वो मेटा फील्ड से रिसर्च करके उस कस्टमर को डिफाइन करके शो करती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं एड टू कार्ट में, तो इससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट भी है जिनको आप परचेज कर सकते हो, राइट। तो उसमें साइज गाइड को आप मेटा कर सकते हो, मेटा ऑब्जेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट के हाइलाइट्स डाल सकते हो उसमें। ठीक है। तो वो जो भी करना चाहते हो, एड डेफिनेशन आ रही है इसके अंदर, आप अपडेट्स कर सकते हो। ठीक है। या डायरेक्ट आप जब प्रोडक्ट अपलोड करोगे या फिर चेकआउट पेज कंप्लीट करोगे, उसमें भी आप है ना ये फील्ड को कंप्लीट कर सकते हो। तो वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसमें एक एक स्टेप ये सारी आती है। ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो गया कस्टम डेटा। ठीक है। तो ये कस्टम डेटा में आता है मेटा से रिलेटेड जो भी है, मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, सबसे ऊपर बटन आ रहा है ऐड लैंग्वेज। जिस भी तरीके की लैंग्वेज आप आपकी वेबसाइट के लिए ऐड करना चाहते हो, आप वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। हाँ, 99% इंग्लिश ही रखी जाती है। अगर पर्टिकुलर किसी कंट्री बेस्ड वेबसाइट बनती है तो हिंदी भी रखते हैं। अगर हिंदी कंटेन है या हिंदी प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हो, जैसे बुक सेल कर रहे हो कोई हिंदी बुक्स, तो आपको हिंदी रहेगा फिर उसमें लैंग्वेज। ठीक है। तो स्पेसिफिक रहता है, अगर कोई जर्मन करना चाहता है तो जर्मन लैंग्वेज रहेगी, कोई यूरोपियन करना चाहता है तो यूरोपियन लैंग्वेज रहेगी। तो जो भी लैंग्वेज जहाँ की होती है, फ्रेंच होगी तो फ्रेंच रहेगी, तो सबकी अलग अलग होती है। ओके। यहाँ रहा पब्लिश्ड लैंग्वेज। एक्टिव इन द फील्ड दे हैव बीन एडेड टू एंड विजिबल टू कस्टमर। ठीक है। जो भी आपका मार्केट है, वहां पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती है, आपको उसके हिसाब से हमेशा लैंग्वेज रखनी चाहिए, तो आपका चांस बढ़ जाते हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के। ओके। अब इसमें अपन ने इंग्लिश डिफॉल्ट की हुई है, आप और भी लैंग्वेजेस रखना चाहते हो तो ऐड लैंग्वेज करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब क्या होता है, आपकी कोई भी वेबसाइट बनाते हो, आपने इंग्लिश में बना दी है, लेकिन आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वर्ल्ड वाइड। ओके। तो आपकी वेबसाइट ऐसी फ्रेंडली, लैंग्वेज फ्रेंडली होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी कंट्री से खोल रहा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ओके। अगर किसी को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज सेक्शन में जाके फ्रेंच में, हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें वो कन्वर्ट कर सकता है इस वेबसाइट की लैंग्वेज को, तो वो ऑटोमेटिकली इन ए सेकंड ट्रांसलेट हो जाती है। ओके। तो उसके लिए ऐप होता है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड एडेप्ट ऐप है ये। ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब ऐड कर रखा है, अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें आ रहा है ट्रांसलेट एंड एडेप्ट योर स्टोर कंटेन फॉर एवरी मार्केट, मतलब किसी भी तरीके की लैंग्वेज का कोई भी मार्केट है तो उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं उस लैंग्वेज को।
अगर चाइनीज है तो चाइनीज में हो जाएगा। जहाँ की कंट्री के जो भी खोल रहे हैं उसमें ऑटो फीचर्स भी आते हैं बहुत में, कि अगर वो चाइना से खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो चाइनीज लैंग्वेज में ही खुलेगी आपकी वेबसाइट जो है। ओके। जैसे आप अलीबाबा अली एक्सप्रेस खोलेंगे तो ज्यादातर है ना वो चाइनीज में खुल जाती है, ऊपर लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, वहां पे आप इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में हो जाएगी। ओके। तो ये लैंग्वेज सेक्शन है जिसके अंदर आप आपकी मार्केट प्लेस के हिसाब से आप लैंग्वेज कर सकते हो। और मार्केट प्लेस किसको बोलते हैं? जिस मार्केट के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो। अगर स्पेसिफिक मार्केट में कर रहे हो, जैसे यूएस के मार्केट में कर रहे हो, मार्केट मतलब कि कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर एक सेक्शन, ठीक है, उसमें कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो। ओके। तो ये भी एक की फीचर है जिसको अपडेट करना होता है वन टाइम, ठीक है, या बाद में भी अगर अपडेशन चाहिए इसमें, अगर किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो यहाँ आके अपडेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉलिसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ना आपकी वेबसाइट की जो भी है लीगल टर्म्स होते हैं या फिर जो भी पॉलिसीज होती है, वो सारा जो कंटेन अपडेट होता है वो इस सेक्शन में होता है, पॉलिसीज के अंदर। ओके। जैसे आपने वेबसाइट्स देखी, कोई भी वेबसाइट होती है उसके आप अगर बॉटम सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के अलावा काफी सारी है ना और मेन्यूज मिलेंगे, जैसे है ना प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट के एचआरवे ब्रांड का, उसके ऊपर जैसे मैंने, इसको बोलते हैं हेडर मेन्यू, ऊपर वाला जो मेन्यू होता है। और जो भी पॉलिसीज होती है वो 99% ना सभी वेबसाइट के अंदर फुटर मेन्यू में जाती है। जो भी नीचे जो बॉटम में जो एक मेन्यू कार्ट होता है उसके अंदर है ना जितने भी मेन्यू बनते हैं उसे बोलते हैं फुटर। ठीक है, क्योंकि वो फुट में होता है, सबसे लास्ट में होता है। ओके। तो इसमें जहाँ पे भी होते हैं ना, अब यहाँ पे आपकी पॉलिसीज होती है, जैसे मैंने यहाँ डाली हुई है डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसी, है ना, डिलीवरी एंड रिफंड पॉलिसी। तो इस तरीके से हर वेबसाइट के ऊपर काफी सारी पॉलिसीज डाली जाती है, जिनमें से मेन मेन जो पॉलिसीज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि आपको मेन पॉलिसीज क्या डाली जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, होना मतलब मैंडेटरी होता है। ठीक है। अब इसमें बता रहा पॉलिसीज में स्टोर पॉलिसीज, जो भी वेबसाइट बनती है उसकी कुछ पॉलिसीज होती है जो आपको डालना कंपलसरी होता है, वैसे ऑप्शनल भी होता है अगर आप नहीं डालना चाहो, लेकिन डालोगे तो आपके जो भी कस्टमर आ रहे हैं उसको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी हर एक सेक्शन की, हर एक पॉलिसी की। ओके। तो इसमें क्या आ रहा है, सेव पॉलिसीज आर ऑटोमेटिकली लिंक टू द फुटर ऑफ योर चेकआउट एंड कैन बी एडेड टू योर ऑनलाइन स्टोर मेन्यू। टेम्पलेट आर नॉट लीगल एडवाइस। बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट you are agree that you have read and agree to the disclaimer। तो आप दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे बटन दिया हुआ उससे ले सकते हो, आप लिंक दे रखा है इसमें। ठीक है। तो आपको जो भी पॉलिसीज है इसमें से मेन मेन पॉलिसीज क्या आती है, रिफंड पॉलिसी। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हो, कोई भी चीज कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो, तो उसके लिए आपको रिफंड पॉलिसी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, अगर पेमेंट आप उस पर एक्सेप्ट कर रहे हो आपकी वेबसाइट पे। ओके। तो रिफंड पॉलिसी डाली जाती है। सेकंड डाली जाती है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में ज्यादातर कंटेन आता है आपकी ब्रांड से रिलेटेड, आपका बिजनेस का नाम है, उसकी ईमेल है, आप किस तरीके का बिजनेस करते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपने उसको रजिस्टर कर रखा है, जो भी आपकी प्राइवेसी है, आपकी ब्रांड की प्राइवेसी है, उसका डिस्क्लेमर जो होता है, उसकी जो पॉलिसी है वो पूरी पॉलिसी कंटेन यहाँ पे लिखा जाता है। ओके। तो किसी भी तरीके का कोई भी अगर लीगल या केस फाइल होता है आपके ब्रांड के खिलाफ, तो आपने अगर डिस्क्लेमर यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल रखी है आपके ब्रांड की, तो चांस आपके खत्म हो जाते हैं। आपको जो भी आपका लीगल एडवाइजर है उनसे कंसर्न करके हमेशा प्राइवेसी पॉलिसी बनानी चाहिए, या तो आपका सीए हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं और आपको नॉलेज है इसके बारे में, यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, ये पॉलिसीज जितनी भी है वो कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है। तो आप खुद भी बना सकते हो इसको। ठीक है। उसके बाद आपके ना जो भी गवर्नमेंट की टर्म्स है उसके हिसाब से होनी चाहिए, जैसे आप ई कॉमर्स ब्रांड बना रहे हैं तो आपकी डेवलप कर रहे हैं या फिर किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो जो उस कंट्री का जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी टर्म्स के हिसाब से आपकी पॉलिसी होनी चाहिए हमेशा। ओके। फिर टर्म्स एंड सर्विसेज आ जाती है, आप क्या टर्म्स और सर्विसेज, आपकी जो वेबसाइट है उसकी टर्म्स क्या क्या है। ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का अगर लीगल ऑफेंस होता है तो उसमें आप किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, आप क्या चीजें इंफॉर्मेशन टर्म्स जो भी डाल रहे हैं आप किस तरीके से डिलीवरी करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी अगर उसमें मेजर इश्यूज होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो आप उसको, उसकी आपकी जो भी पॉलिसीज है वो क्या पॉलिसीज है टर्म्स को लेके, आपकी ब्रांड को लेके, आपकी सर्विसेज को लेके, तो वो सारी आपको कंटेन यहाँ डालना होता है। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका शिपिंग पॉलिसी। आप शिपिंग के अंदर पूरी डिटेल आ जाती है कि आप शिपिंग कर रहे हैं तो आप है ना प्रोडक्ट को कब शिप करेंगे, कितने दिन में शिप करेंगे,
शिपिंग टाइमिंग कितना रहेगा, किस किस कंट्री की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे स्पेशली यूरोपियन कंट्री जिसमें कस्टम के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है और पार्सल डिलीवर्ड नहीं होता है, तो उसकी टर्म्स डालनी पड़ती है कि अगर किसी तरीके से अगर कस्टम से अगर शिपिंग प्रोडक्ट है आपका वो होल्ड हो जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। अगर अगर कस्टम में आपका कोई अगर कोई लिंक है या आपने ऑनलाइन कोई आपने सर्विसेज दे रहे हो कि आपने यूरोपियन कस्टमर एग्जांपल के लिए यूरोपियन कस्टम से आपने कोई कॉलिप कर रखा है या कोई डिस्कशन कर रखा है, कोई कांटेक्ट बेस है आपके पास जिससे आप वो पार्सल को रिलीज करवा के और डिलीवरी करवा सकते हो कस्टमर को, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। ठीक है, शिपिंग के कोई चार्जेस ले रहे हो तो शिपिंग पॉलिसी में शिपिंग से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, कस्टमर को घर पे डिलीवर्ड होगा तब तक का, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है, किसी भी तरीके की डिलीवरी इश्यूज होते हैं, कोई भी चीज आ जाती है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ अपडेट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आ जाता है नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन योर वेबसाइट इफ यू आर सेलिंग इनटू द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, देखो स्पेशली देखोगे आप तो सब चीजों में यूरोपियन यूनियन के लिए स्पेशली एक अलग से नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, लीगल टर्म्स है या वहाँ की जो भी प्रोसेस है वो काफी डिफरेंट है और बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत चीजों को लेके है ना बहुत चीजें स्टॉप हो जाती है, तो आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी तरीके की, अगर जिस तरीके से एक तो मैंने बताया, एक तो आपकी खुद की कांटेक्ट डिटेल्स देनी है, आपकी बिजनेस कांटेक्ट डिटेल्स जितनी भी है, ईमेल आईडी आपका जो भी है ना, कांटेक्ट ईमेल में भी दो तीन ईमेल दी जाती है हमेशा। जैसे एक तो है ना कॉन्टेक्ट एट द रेट आपकी ब्रांड का नाम .com जो भी प्रोफेशनल ईमेल होती है, फिर एक हो गई कस्टमर केयर हो गई, ठीक है, एक हो गई आपकी हेल्प के नाम से हो जाती है, ठीक है, या फिर एक हो जाती है आपकी लीगल के नाम से, ठीक है, कोई भी लीगल इश्यूज है तो उस पर मेल की जाती है, तो इस तरीके की दो चार ईमेल्स होती है। तो आपकी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो यहाँ देनी है। और अगर कोई भी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिटेल है कि आपकी शिपिंग में कोई इशू हो गया है या आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई चीज का डिटेल का इशू हो गया, और अगर कस्टमर या आपका सप्लायर को कांटेक्ट करना चाहता है वहां पे डायरेक्टली उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो उसकी डिटेल आपके पास कुछ है तो वो डिटेल्स को आप यहाँ अपडेट करके रख सकते हो, ताकि आप खुद भी उसको अपडेट करना है तो आपके पास है। लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर को अगर कस्टम में कोई डिटेल इशू हुआ है, आपका पार्सल वहां अटक गया है और उसको डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, तो उसको यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन से उसको डिटेल मिल जाएगी कि यूरोपियन यूनियन में इस सेक्शन में या इस डिपार्टमेंट में कस्टम डिपार्टमेंट में आप कॉन्टेक्ट करके ऑन कॉल या ऑन ईमेल आप उनसे कोऑर्डिनेट करके भी आपका पार्सल रिलीज करवा सकते हो। ओके, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको यहाँ अपडेट करनी होती है। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट आ रहा है, इसमें टेम्पलेट्स बने होते हैं, उस तरीके के टेम्पलेट भी आप उसको यूज करके और आप बना सकते हो। इसमें भी क्रिएट टेम्पलेट आ रहा है, वहां पे अपनी डिटेल अपना कंटेंट अपडेट कर लो, अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लो और आप उसको डाल सकते हो। तो सभी देखो सारे जितने भी पॉलिसीज है उसमें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट्स आ रहा है, तो इसमें रेडी टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, तो उनमें आप अपना कंटेंट डालो, अपनी पॉलिसीज डालो और उसको अपडेट कर लो। तो फॉर्मेट बने हुए हैं, फॉर्मेट किस तरीके के होते हैं वो अपन जब भी पॉलिसीज इसमें अपडेट करेंगे, लाइव वेब डिजाइन सीखेंगे तो अपन यहाँ डालेंगे। ओके, अब इसकी एक मैंने एक और आपको है ना एक टिप बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक की है जिससे है ना आप इन चीजों को शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल के ऊपर जब भी आपको कोई पॉलिसीज बनानी है और अगर सीए और उनकी आप कोई भी लीगल एडवाइजर की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, या अभी आपका इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दो जगह है जहां से आप आपकी ये सारी पॉलिसीज को अपडेट कर सकते हो। ओके, तो वो कहाँ से है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, आज जब अपन वीडियो बना रहे हैं तभी वो वेबसाइट्स फ्री है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ओके, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा है ग्रीन कलर का लोगो है 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, ये वेबसाइट आज की डेट में फ्री है और आगे भी शायद फ्री रह सकती है, या दूसरी भी कोई वेबसाइट फ्री जनरेटर के नाम से बहुत सारी आ रही है। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, ओपन करके यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे यूर कंपनी नेम, आप जब वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करोगे आपकी खुद की भी ब्रांड बना रहे हो, शॉपिफाई के ऊपर आपका स्टोर बना रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों चीज के लिए आपको पॉलिसीज अपडेट करनी है। अगर कंटेंट आपका जो भी आपसे वेबसाइट बनवा रहा है वो दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है और वो भी कह रहा है कि आप बना के कंटेंट मुझे दे दो और उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा और फिर आप इस पे अपडेट कर दो। ठीक है, अगर ऐसी सर्विसेज आप दे रहे हो तो इसके भी चार्जेस ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आप एज ए फ्रीलांसर या अपना बिजनेस खुद बना के और सर्विसेज देते हो इस तरीके की डिजिटल सर्विसेज, तो आप इससे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप ये फ्री टूल है, इसके ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको डालना है योर कंपनी नेम। ठीक है, जैसे अभी मेरा है टॉप फैशन
ब्रांड के नाम से मैंने अभी कंपनी नेम रखा है एग्जांपल के लिए, तो आपको कंपनी नेम देना है। उसके बाद यूर वेबसाइट नेम, आपकी वेबसाइट का आपने क्या नाम रखा है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना, आपकी आप कंपनी का नाम रख रहे हो टॉप फैशन ब्रांड, लेकिन आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो आपको और कुछ रख रहे हो। ठीक है, जैसे टॉप वेबसाइट का नाम रख रहे हो वर्ल्ड टॉप फैशन स्टोर। ठीक है, आपने वेबसाइट का नाम ये रख दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, और आपकी कंपनी का नाम तो अलग है तो आप अलग डालोगे, आपका दोनों सेम है तो आपको सेम डालना है। ओके, फिर वेबसाइट का यूआरएल, जैसे अभी अपने वेबसाइट का यूआरएल इसमें अपने डेमो अकाउंट है, और डेमो अकाउंट का नीचे का आपने जो भी डोमेन लिया है, जो शॉपिफाई से कनेक्ट किया है, वही डोमेन आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ इसको amazon.in। ओके, या .com के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये आपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, फिर आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा है, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। तो कुकीज भी एक मेन पार्ट होता है आपकी वेबसाइट में, वो अपन वेब डिजाइनिंग सीखेंगे तब उसमें आएगा ये। ठीक है, तो आपको यस करना है कि नो करना है, तो यस करके रखोगे तो बेटर है, नो भी कर सकते हो आप। यस करोगे तो एक पॉपअप विंडो आती है, आप कभी भी कोई वेबसाइट खोलोगे तो नीचे लिखा आता है ऐड कुकीज, उसमें आता है कि यस और नो। ठीक है, तो आप यस रखोगे तो आपको उससे भी है ना, आपको आपकी जो भी एनालिसिस है, वेबसाइट एनालिसिस, तो उसको हेल्प मिलती है ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो कुकीज हेल्प करती है एनालिसिस में, तो आप यस रखोगे तो बेटर है, अगर नो भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, जो बड़ी ब्रांड्स है वो नहीं रखती ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो गई, कस्टमर डेटाबेस बड़ा, लेकिन आपकी स्टार्टिंग ब्रांड है तो आपको यस रखोगे तो बेटर रहेगा। फिर सेकंड आ जाता है आपका, डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। मैंने आपको बताया था गूगल एडसेंस कि आपको वेबसाइट पे एड चलते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, उससे भी आपको इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे आपको कोई एड रन करना है कि गूगल आपकी वेबसाइट पे एड रन करे और उससे भी आपको इनकम हो, तो आपको यस करना है। ये भी अपन वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे, तब वेबसाइट बनाने के बाद में गूगल एडसेंस ऐड करेंगे, जैसे मैंने मेरी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस ऐड किया हुआ है। ओके, आप देखोगे तो मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सेंटर पार्ट जो आ रहा है, ये है ना मेरी वेबसाइट का है, लेकिन ये साइड में देखो एड्स आ रहे हैं, है ना, ये मैकफ्री का ऐड आ रहा है, ये इमेज आर नॉट लॉन्गर आ रहा है, ये एड्स आ रहे हैं, ये सारे ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट पे गूगल एड्स दे रहा है। वो किसके थ्रू दे रहा है, गूगल एडसेंस के थ्रू। तो गूगल एडसेंस को आपको लिंक करना होता है आपकी वेबसाइट से, तो आपकी वेबसाइट्स पे ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एड से रेवेन्यू मिलता है, उसके बारे में और आगे अपन जानेंगे जब अपन ये करेंगे। जब भी कोई क्लिक करता है एड्स पे, आपका कोई भी कस्टमर आया है तो उससे आपको कुछ अमाउंट मिलता है, वो आपके एडसेंस अकाउंट में आता है। तो अगर आप इनकम करना चाहते हो गूगल एडसेंस से तो इसको यस करो, नहीं करना चाहते हो तो नो करो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे आप, तो आपकी पॉलिसीज के अंदर वो सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी जब ये पॉलिसी जनरेट करके देगा कंटेन, टेक्स्ट कंटेन। ओके, तो मैंने यस कर दिया एग्जाम्पल के लिए, आप नो भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है, डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सेप्ट गूगल। गूगल के अलावा किसी और थर्ड पार्टी से आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप यस करोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो करोगे। अदर वेबसाइट भी है गूगल की तरह, वो भी वेबसाइट पे एडवर्टाइज करती है। ओके, उसको लिंक करना होता है वेबसाइट से, तो वो भी आपको आप हर एडवर्टाइज के पेमेंट के करती है जब भी उस पर क्लिक जाता है, कोई भी कस्टमर क्लिक करता है। ओके, तो जैसे मैंने इसको नो कर दिया। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब देखो फर्स्ट स्टेप हो गई वेबसाइट, सेकंड हो गई एडिशन, थर्ड हो गई बिजनेस की डालनी है इसके अंदर। थर्ड के अंदर आपकी कंट्री कौन सी है, जैसे मैं ये वेबसाइट जो बना रहा हूँ ये यूनाइटेड स्टेट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहा हूं मैं, तो यूनाइटेड स्टेट में कंट्री कर दूंगा। स्टेट कौन सा करना है, तो स्टेट आप कोई भी ले सकते हो, जहां से भी जो भी स्टेट का आप डाल रहे हो। अगर इंडिया में कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिया करोगे, आप दिल्ली से हो तो दिल्ली स्टेट डाल दोगे। ओके, जहां भी कंट्री और स्टेट है आपका वो डालना है, जो भी आप बिजनेस में एड्रेस दे रहे हो आपकी वेबसाइट पे। ओके, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर आपकी ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस रखोगे आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरी ईमेल आईडी डाल दी अभी के लिए, ये वाली ईमेल आईडी डाल दी मैंने मेरी ब्रांड के लिए। ठीक है, अब है ना मेरे को क्या करना है, जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, आपने सारी डिटेल्स डाल दी, जैसे ही आप जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी करोगे तो ये जनरेट करेगा और आपकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे देगा ये, कि आपकी ब्रांड की क्या प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी फैशन ब्रांड के हिसाब से, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसमें। तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी एक क्लिपबोर्ड, यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी ले सकते हो। आप HTML ले सकते हो इसका, आपकी जो भी है ना पेज बनेगा आपके प्राइवेसी पॉलिसी का, वहां से ले सकते हो। और जैसे आपका शॉपिफाई स्टोर है, इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, आपका जो भी ये कंटेन आ गया प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है, आप इसको कॉपी करो,
प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में पेस्ट कर दो यहाँ। ओके, उसके बाद का मेन काम आ जाता है जो भी प्राइवेसी पॉलिसी बनी है, ठीक है, वो कंट्री के हिसाब से बनी है। अपन ने कंट्री सेलेक्ट की थी यूनाइटेड स्टेट, और उस यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो स्टेट है वो लिया था मैंने ओहियो, ठीक है। तो उसकी पॉलिसी के हिसाब से इसने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट की है। हर कंट्री के हर एक स्टेट की पॉलिसी अलग अलग होती है, इसलिए आप जो भी कंट्री डालेंगे और स्टेट डालेंगे उसके हिसाब से ये पॉलिसी जनरेट करके देगा, प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, फिर आपको मेन काम करना है, इस पॉलिसी को पूरा रीड करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद ही इसको है ना कॉपी करके आपको पेस्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी में। तो आपको क्या है, रेडी कंटेंट मिल गया है, इसमें कुछ एडिट करना है, कुछ रिमूव करना है तो आप अपने सेंस से कर सकते हैं। आपकी पॉलिसीज का इंफॉर्मेशन जो भी आपको है उससे आप कर सकते हो, या कोई लीगल एडवाइजर है तो उससे वेरीफाई भी करवा सकते हो कि कंटेंट मेरे पास है, आप सिर्फ वेरीफाई कर दो। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी पॉलिसीज अपडेट करोगे। तो ये सारी पॉलिसीज मस्ट होती है, ऑप्शनल भी है। अगर आप इस तरीके की, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो तो शिपिंग पॉलिसी आपके स्टोर में नहीं डलेगी, ठीक है, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स है तो आपको ये सारी पॉलिसीज अपडेट करनी होगी। क्लियर, ठीक है। तो आज अपन ने तीन चीज कवर की, कस्टम डेटा, लैंग्वेज एंड पॉलिसीज, ठीक है। ये जितना भी पार्ट अपन ने सेटिंग्स में लिया है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इन सभी को वन टाइम अपडेट करना होता है। उसके बाद जब भी अगर जैसे अगर पॉलिसी चेंज हुई, या बिजनेस एड्रेस चेंज हुआ, या फिर कोई लोकेशन चेंज हुई, मार्केट प्लेस चेंज हुआ, टैक्सेस चेंज हुए, या और भी कुछ ही तरीके की सेटिंग कभी आपने चेंजेस करनी है तो आपको सेटिंग्स में आके उसको अपडेट करना होगा। लेकिन फर्स्ट में स्टोर बनाते हो तब आपको सारी सेटिंग्स को अपडेट करना होता है। ओके, वन टाइम पहले आपको स्टोर स्टार्ट करने से पहले ये सारे अपडेशंस करने होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अपना, जी हाँ, इसमें रिफंड पॉलिसी है, लेकिन आप जब उसका टाइटल डालो तब आप ये भी डाल सकते हो, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ओके, तो उसमें दो आ जाती है, रिटर्न भी आ गया, रिफंड भी आ गया, राइट। तो रिटर्न रिफंड पॉलिसी भी डाल सकते हो, डैमेज पॉलिसी भी डाल सकते हो, या इसी के अंदर आप डाल सकते हो, जैसे आपने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल दिया रिफंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपने पूरा कंटेन लिख दिया, ठीक है, जितना भी कंटेन लिखना है आपका पूरा लिख दिया, फिर नीचे एंटर किया, फिर नीचे यहाँ पे आपको आप कर दो इसमें रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। फिर आपका जो भी रिटर्न की जितनी पॉलिसी है, हाँ, तो एक ही पेज पे आप सब डाल दोगे, ठीक है। फिर यहीं पे डाल दिया आपने एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है। फिर इसी पे पूरा कंटेंट डाल दिया, ये सारी रिफंड से रिलेटेड ही हो जाती है, इसलिए आप सारी यही डाल सकते हो। फिर आपने एक और इसके अंदर ऐड कर दिया डैमेज, डैमेज पॉलिसी, ठीक है। इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट से आपसे रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायर्ड लगती है कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए मेरी, तो आप वो सारी रिफंड में भी ऐड कर सकते हो। हाँ, वो सारी आप मतलब रिफंड के अंदर ही सारा कंटेंट डाल सकते हो, अलग अलग उसमें कैटेगरी करके, कि आपने जैसे रिफंड पॉलिसी कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसकी साइज यहाँ पे पूरा सेटअप आता है, इसको है ना हेडिंग में कर दिया, हेडिंग 1 कर दिया, ठीक है, तो ये बड़ा दिखेगा, ऐसे ही इनको भी सबको ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाईलाइटेड हो जाएंगे। फिर इसकी पॉलिसीज कस्टमर को पढ़नी है तो सारी पॉलिसीज यहाँ आ जाएगी। ओके, और ये आप फिर जो भी ये पेजेस है इनको आपको फिर पेजेस बना के और पेजेस पे लिंक करना है। तो जब अपन वेबसाइट डिजाइन सीखेंगे तब करेंगे कि हर एक जो पॉलिसीज है वो एक एक पॉलिसी अलग अलग यहाँ पे फुटर में दिखनी चाहिए। जैसे रिटर्न पॉलिसी अलग दिखे, रिफंड अलग दिखे, शिपिंग पॉलिसी अलग दिखे, एक एक पॉलिसी यहाँ फुटर में दिखना चाहिए। ओके, और हर एक पेज पे दिखना चाहिए। अभी जैसे इस पेज पे मेरा फुटर दिख रहा है, ओके, होम पेज पे जाओगे तब भी दिखेगा। फिर अगर मैं ये प्रोडक्ट में चला गया, ये मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज है, ठीक है, कि वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है तो आप यहाँ से वेबसाइट डिजाइनिंग करवा सकते हैं। ओके, इसमें भी देखिए साइड में मैंने एड्स लगा रखे हैं, अभी मैंने गूगल एडसेंस की बात की थी, है ना। तो ये मेरी सर्विसेज डाल दी, तो फुटर हर एक पेज पे आना चाहिए आपका। तो कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी पॉलिसीज देख रही है, बॉटम में गए तो यहाँ पे उसकी पॉलिसीज दिख जाएगी। ओके, तो अपन वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे तो उसके अंदर आएगा कि फुटर को सारे पेज पे आप एक्टिव कैसे रख सकते हैं, ताकि हर एक पेज में फुटर हो। अब फुटर में सब कुछ आ जाता है, शॉर्ट डिटेल्स आ जाती है, कस्टमर किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या इन्फॉर्मेशन चाहता है। जैसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट अस, आपके बारे में पढ़ना चाहता है, अबाउट अस, ये कंपनी किस काम किस चीज के लिए क्या सर्विसेज देती है, फिर इसके ब्लॉग्स क्या है, सर्विसेज क्या क्या दे रही है, स्पेशल की सर्विसेज तो वो डाल रखा है जैसे मैंने, फिर रिफंड और डिलीवरी पॉलिसीज क्या है,
आप इसमें मेंबर बनना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद हेल्प, अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस बटन पे क्लिक करके ले सकते हो। आप ईमेल करना चाहते हो तो यहाँ वन टाइम क्लिक करोगे और ईमेल कर सकते हो उनको। सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना चाहते हो वो आपके लिए इजी है तो सोशल मीडिया दे रखे। मतलब वन क्लिक में आपको बहुत सारे ऑप्शन देने कस्टमर को कि इजी टू क्लिक पे वो है ना आपसे कांटेक्ट कर ले, या इजी टू क्लिक पे आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन आप आपकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में देना चाहते हो। ओके, तो वन क्लिक पे होनी चाहिए वो सारी सर्विसेज। ओके, तो अपने शॉपिफाई का जो बेसिक था वो अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसमें अपन ने पूरा कवर किया है। एक तो शॉपिफाई डैशबोर्ड, जिसपे जितने भी ये, हाँ, जितने भी ये ना राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी ऊपर ये पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं, ये क्या क्या वर्क करते हैं। उसके बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर जितने भी सेक्शन है वो क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में अपन ने अभी तक की क्लासेस में पूरा कवर किया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अब कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट डिजाइन बनाने से पहले अपने को क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ओके, तो उसके लिए की पॉइंट्स क्या क्या है कि अपने को वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं आप, अपने को अपन ने डैशबोर्ड सीख लिया है, सेटिंग सीख ली है कि इसके सेक्शंस कैसे काम करते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए अपने को पहले पूरा लेआउट कैसे रेडी करना है, उसके लिए की पॉइंट्स क्या क्या है वो सारे अपन नोट करके और उसको आगे फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे ऑनलाइन स्टोर। ओके।